आज की क्लास में जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं उसका नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ये आपका बुक 2 का चैप्टर नंबर 2 है जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से नॉलेज प्रोवाइड कर देता है। क्योंकि हमने फर्स्ट चैप्टर में ये चीज़ रीड करी थी और पढ़ा था कि जो हमारे सामने 3 चैलेंजेस थे उसमें से जो फर्स्ट चैलेंज था कि हमें नेशन को यूनाइट करना है, तो वो चैलेंज हमने अच्छी तरीके से चैप्टर 1 में कवर कर लिया था। हमारा नेशन भी प्रॉपर्ली यूनाइट हो चुका था अच्छी तरीके से। अब जो सेकेंड चैलेंज है वो चैप्टर 2 में डिस्कस करा गया है, जो कि था कि क्या सिर्फ और सिर्फ अगर हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बना देते हैं, तो इसका मतलब क्या ये हो जाता है कि उस कंट्री में डेमोक्रेसी आ चुकी है, जो कि ये ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। हमने देखा था क्योंकि डेमोक्रेसी तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक हम डेमोक्रेटिकली इलेक्शंस भी नहीं कराएंगे और जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस हैं उनको सच में ग्राउंड लेवल पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इसको आज हम चैप्टर 2 को जब हम कवर कर रहे होंगे तो इन सारी बातों का हम यहाँ पे ध्यान रखते हुए चलेंगे। इसमें जैसे सबसे हमें हमें पता ही हमारा सेकंड चैलेंज जो था वो क्या था, चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी को बिल्ड करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, पता है आपको होता क्या है कि इंडिपेंडेंट इंडिया भी बहुत सारे डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में पैदा होता है। जिस टाइम पीरियड में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज हम फेस कर रहे होते हैं। ना ही हमारे पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं और ना ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, अभी अपनी जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो इसीलिए हमारे साथ भी बहुत सारे, हमारे सामने बहुत सारे डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस थे जैसे कि बाकी कंट्रीज़ के सामने थे। उस टाइम पीरियड में होता क्या है, एट दैट टाइम मेनी लीडर्स ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हैव डिसाइडेड दैट देयर कंट्री कुड नॉट अफोर्ड डेमोक्रेसी। उस टाइम पीरियड में बहुत सारी कंट्रीज़ ने सोचा कि अभी हमारी कंट्री जो है ना वो डेमोक्रेसी को तो अडॉप्ट ही नहीं कर सकती है, डेमोक्रेसी को तो अपना ही नहीं सकते हैं। और उनका रीज़न जो था वो ये था कि क्योंकि अभी वो डेमोक्रेसी इसलिए अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं बिकॉज इसकी वजह से क्या हो सकता है, उनकी नेशनल यूनिटी को खतरा पहुंच सकता है ना। उनका जो देश है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड हो सकता है। तो उन्होंने ये रीज़न यहाँ पर बोला कि नेशनल यूनिटी उनके लिए अभी फर्स्ट प्रायोरिटी है और डेमोक्रेसी को वो बाद में इसके बारे में सोचेंगे कि किस तरीके से हमें डेमोक्रेसी को लेकर आना है। बिकॉज उनके अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी कैन लीड टू डिफरेंसेज एंड कॉन्फ्लिक्ट। सोसाइटी में डिफरेंसेज और कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं लोगों के बीच में जो तनाव है वो पैदा हो सकते हैं इसके ज़रिए। पर क्या हम इंडिया भी इसी चीज़ पे चलता है और इसी चीज़ को डिसाइड करता है कि अभी हमारे लिए डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करना इतना सही नहीं है और ना ही इतना राइट है। बिकॉज अगर हम अभी डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लेंगे तो ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड में कि हमारा देश भी डिसइंटीग्रेट हो जाए या फिर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में बढ़ जाए। इंडिया ऐसा कुछ भी नहीं सोचता है क्योंकि हमारे जो लीडर्स थे ना उनका अप्रोच बहुत डिफरेंट था। पहले हम बाकी कंट्रीज़ के बारे में देखते हैं ज़रा कि many countries that gained independence from colonial rule experienced non democratic rule। इन सब ने नॉन डेमोक्रेटिक रूल ज़्यादातर एक्सपीरियंस किया। मतलब उस टाइम पीरियड में जितनी भी कंट्रीज़ ब्रिटिशर्स के राज से आज़ाद होती हैं, ज़्यादातर कंट्रीज़ ने नॉन डेमोक्रेटिक रूल को देखा। अच्छा, ये नॉन डेमोक्रेटिक रूल कैसा होता है, किस तरीके से दिखता है ये? कई बार तो ऐसा होता है कि नाम की डेमोक्रेसी होती है, नॉमिनल डेमोक्रेसी होती है, बट सच में जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स हैं उस पे देश चल नहीं रहा होता है। कई बार वन पार्टी रूल देखने को मिलता है, जैसे कि हमें चाइना में देखने को मिलता है ना। और कई बार हमें डायरेक्ट आर्मी का रूल भी देखने को मिलता है, जैसा कि हमें पाकिस्तान में भी एक बार को देखने को मिला। ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग तरीके से नॉन डेमोक्रेटिक रूल जो है वो चलाए जाते हैं सोसाइटी में। अच्छा, सबसे स्ट्रेंज बात तो ये है कि ये सारी जितनी भी ऐसी कंट्रीज़ होती हैं ना जो कहती हैं कि अभी तो हम डेमोक्रेसी अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, ये एक झूठे वादे के साथ शुरुआत करती हैं इस चीज़ की और बोलती हैं, इन सारी कंट्रीज़ में, नॉन डेमोक्रेटिक रूल वाली कंट्रीज़ में एक चीज़ कॉमन होती है कि ये बोलती हैं कि भाई हम एक प्रॉमिस कर रहे हैं आपसे कि जैसे ही सिचुएशन ना थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी हम डेमोक्रेसी को रीस्टोर कर लेंगे कंट्री में। बट आप सच में बताओ कि क्या ये लिटरली पॉसिबल है ये चीज़? बिकॉज एक बार जब आपने नॉन डेमोक्रेटिक रूल को इस्टेब्लिश कर दिया सोसाइटी में, तो क्या कोई भी इंसान ऐसा होगा जो चाहेगा कि उसके हाथ के जो प्रिविलेजेस हैं या उसके हाथ में जो पावर्स है वो उसके हाथ से जाए? नहीं। तो कभी क्यों डेमोक्रेसी वो कंट्री जो है वो लेकर आएगी दोबारा से? ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारी कंट्रीज़ जो उस टाइम पीरियड में आज़ाद होती हैं वो नॉन डेमोक्रेटिक रूल को अडॉप्ट करती हैं और एक वादा भी करती हैं कि वी विल गोइंग टू रीस्टोर द डेमोक्रेसी वेरी सून। बट कभी ऐसा होता नहीं है, कभी भी वो डेमोक्रेसी को रीस्टोर करती नहीं है अनटिल अनलेस उन लोगों ने एक बार वादा कर दिया ऐसा कि हम डेमोक्रेसी को आफ्टर अ वाइल यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी उसके बाद यहाँ पे अप्लाई होने नहीं वाली है। ठीक है, वो जस्ट एक फॉल्स प्रॉमिस है जो जनता से किया जा रहा है। आगे देखते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया का क्या अप्रोच
अप्रोच था इस चीज़ के लिए। इंडिया के लीडर्स ऑलरेडी बिफोर इंडिपेंडेंस से ही वो बिल्कुल कमिटेड थे इस बात को लेकर कि हमें तो बस किस तरीके की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कौन सा रूल लेकर आना है इंडिया में, डेमोक्रेसी लेकर आनी है किसी भी हालत में, जिसमें जो गवर्नमेंट है वो देश के लोग ही चला रहे होंगे और देश के लोगों के द्वारा चलाई जा रही होगी और देश के लोगों के लिए ही चलाई जा रही होगी। एक ऐसी गवर्नमेंट जो है, ऐसी स्ट्रांग गवर्नमेंट जो थी, हम स्टार्टिंग से ही बनाना चाहते थे। और हम लोगों ने मतलब बेसिकली जो हमारे लीडर्स थे, उन्होंने पॉलिटिक्स को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं देखा कभी भी। उन्होंने पॉलिटिक्स को एक सॉल्यूशन की तरह देखा कि ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये एक ऐसा तरीका हो सकती है जिससे हम वेरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं हमारी लाइफ की। हाँ ठीक है, मानते हैं कि डेमोक्रेसी जहाँ पे भी होती है वहाँ कॉम्पिटिशन होता है, पावर के लिए गेम्स चलते हैं काफ़ी ज़्यादा, है ना। और बहुत कई बार हमें न्यूज़ में भी देखने को मिलता है कि भाई इतने इतने प्राइस में टिकट्स जो है वो खरीदी जा रही हैं इलेक्शन की, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जो पॉलिटिक्स या फिर कंपटीशन, मतलब ये पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिल जाती हैं चीज़ें। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी इलेक्ट होकर आ रहा है इंसान, वो अपने बेसिक प्रिंसिपल से हट जाएगा और इलेक्ट होने के बाद भूल जाएगा कि जनता के लिए करना क्या है, ठीक है। तो चाहे कितना भी कंपटीशन और पावर में यहाँ पे आपस में लड़ाई कर लें या जितना भी फाइट कर ले, कम्पीट कर लें एक दूसरे के साथ, एंड में होना क्या है, जो भी इनकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होंगी वो ऐसी ही होंगी आने वाले टाइम पीरियड में इलेक्शन जीतने के बाद, कि वो लोगों के पब्लिक इंटरेस्ट को परस्यू कर रही होंगी, पब्लिक इंटरेस्ट को वो परस्यू कर रही होंगी। पब्लिक जो चाहती है, जिस वजह से उस सरकार को यहाँ पे बनाया गया है, उन्हीं सारे प्रिंसिपल्स पे उनको काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि क्यों हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया और क्या सोच के अडॉप्ट किया, कि भले कितना भी कंपटीशन रहे सोसाइटी में, डजेंट मैटर, लास्ट में होना क्या है, क्योंकि जनता ही लेकर आ रही है उस गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट आने वाली है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी वो कितना भी पावर प्ले कर लें या पॉलिटिक्स के लिए मतलब कम्पीट कर लें आपस में, लास्ट में उनको जनता की विल पे ही काम करना पड़ेगा, तभी वो जो गवर्नमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए किसी देश में रूल कर पाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। जो 3 डेट्स हमारे सामने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली जो डेट है वो है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अडॉप्ट कब किया जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट होता है 26 नवंबर 1949 को। अडॉप्ट वर्ड आपको याद रखना है कि किस दिन अडॉप्ट किया जाता है, 26 नवंबर 1949 को। साइन कब होता है, ये 24 जनवरी 1950 को साइन किया जाता है, और जस्ट 2 डेज लेटर, 2 दिन बाद ही ये इफेक्ट में आ जाता है, 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी रेडी था 26 नवंबर 1949 को, तो हमने इतना टाइम क्यों लिया कि हम अभी मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में नहीं लेके आएंगे, कुछ टाइम बाद लेके आएंगे, मतलब दिसंबर, और ये जो पूरा टाइम पीरियड था जनवरी का और दिसंबर का, ये हमने टाइम पीरियड क्यों लिया। हमने उसी टाइम 26 नवंबर को ही क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में नहीं लेकर आए, हम क्यों लागू नहीं किया। बिकॉज आप लोगों ने कभी ना भी क्लास 10th में, आपको अगर याद हो तो आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा नेशनलिज्म इन इंडिया वाला, जिसमें आपको बताया गया होगा कि एक बार जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा सोचा था कि वो क्या करने वाले हैं, अभी आने वाला जो 26 जनवरी है उस दिन में हम क्या करेंगे, भाई 1930s के टाइम पीरियड में हम क्या करेंगे, 26 जनवरी को पूरे देश में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाएगा। बट हाउएवर आज के टाइम पीरियड की तरह उस टाइम पीरियड में सोशल मीडिया तो होता नहीं था, तो ज़्यादातर लोगों तक ये बात पहुँच नहीं पाई, और ये बात जो थी वो कहीं दब के ही रह गई। इस वजह से होता क्या है, उस दिन को याद रखने के लिए, बिकॉज हम तो 1947 में इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो उस दिन को याद रखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हम इफेक्ट में कब लेकर आए, 26 जनवरी 1950 को। और आज के टाइम पीरियड में 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, आपको कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना है। अच्छा ठीक है। एट दैट टाइम अवर कंट्री वॉज बींग रूल्ड बाय एन इंटरिम गवर्नमेंट। उस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री पे एक इंटरिम गवर्नमेंट रूल करती थी। ये इंटरिम गवर्नमेंट क्या होती है, देखो जैसे ही देश आज़ाद होता है उस टाइम पीरियड में ऐसा तो है नहीं कि एकदम सडन हमने इलेक्शंस करवा लिए थे, है ना, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स थे अभी हमारे सामने, और इतनी जल्दबाजी में इलेक्शंस कराना भी सही नहीं था, बिकॉज वो फ्री और फेयर होते ही नहीं। तो इंटरिम गवर्नमेंट एक रूल कर रही थी उस टाइम पीरियड में, बेसिकली उसमें भी कांग्रेस पार्टी के काफ़ी सारे लीडर्स थे और भी कुछ कुछ पार्टीज के उसमें लीडर थे, जो मिलकर इस कंट्री को रूल कर रहे थे जब तक हमारे जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन है वो नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में इंटरिम गवर्नमेंट, बेसिकली टेम्परेरी गवर्नमेंट हमारी कंट्री को रूल कर रही थी। फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं यहाँ पे, और फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है जब करवाए जाते हैं तो उसके लिए हमें एक इलेक्शन कमीशन को स्टैब्लिश करना था, सेटअप करना था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सेटअप किया जाता है जनवरी 1950 में। और
इसके फर्स्ट जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं वो होते हैं सुकुमार सेन। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीयूईटी पर्सपेक्टिव एंड एमसीक्यूज ऑल्सो, ठीक है, कि सुकुमार सेन जो थे वो हमारे फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम 1950s में ही करा लेंगे, मतलब 1950 के एंड तक तो हो ही जाएंगे इलेक्शंस। बट क्या होते हैं 1950 में इलेक्शन? नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि पॉसिबल नहीं था 1950s में ही इलेक्शन कराना। इलेक्शन कमीशन को जल्दी ही पता चल जाता है, वो जल्दी ही डिस्कवर कर लेता है कि इतना ज़्यादा इजी नहीं होने वाली है ये चीज़ जो हम सोच रहे हैं कि हम फ्री और फेयर इलेक्शंस करवा लेंगे। इंडिया जैसी बड़ी साइज़ की जो कंट्री है उसमें फ्री और फेयर इलेक्शंस करवा लेंगे, ठीक है, क्योंकि इलेक्शंस को होल्ड करना, इसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डीलिमिटेशन करना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बाउंड्रीज को ड्रॉ करना है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की। आज के टाइम पीरियड में अगर आप जिस भी स्टेट में रहते हो, जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आपको पता होगा जो लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे 70 जो सीट्स हैं वो होती हैं, और अगर हम बात करें लोकसभा के इलेक्शंस में 7 सीट्स होती हैं। तो ऐसी जिस भी स्टेट में आप रह रहे होगे वहाँ पे कुछ लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स होती हैं और कुछ हमारी लोकसभा की सीट्स होती हैं। तो ये जो सीट्स बनती है ना, ये जो डिफरेंट डिफरेंट सीट्स होती हैं, यही होती है हमारी इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। मतलब अगर हम बात करें कि एक एरिया होता है उसको हम ऐसे पार्ट में डिफरेंट डिफरेंट डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और ये जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में हमने डिवाइड किया है, इस यहाँ पे पर्टिकुलरली एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो है, हर एक जो भी पार्टी है वहाँ पे उससे यहाँ पे फाइट कर रहा होता है वो रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज में हमारे पूरे इंडिया को डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि इलेक्शंस करवाना और भी ज़्यादा ईजी हो सके। और एक बात का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है कि जैसे हम ट्राई तो करें इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाने का, तो ये भी कोशिश करी जाती है कि लगभग इक्वल नंबर ऑफ पीपल जितने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, मतलब फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं हम कि 1 लाख लोग एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में हैं, तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी ध्यान रखते हुए दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ड्रॉ किया जाता है कि दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी इतने ही अप्रॉक्स लोग जो हैं वो हों, ठीक है। तो फर्स्ट चैलेंज तो हमारा यही था, क्योंकि आज तक तो हमने कभी ये डिलिमिटेशन किया नहीं था और ना ही इतने पार्ट्स में कंट्री को कभी डिवाइड किया था, ना बांटा था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बेसिस पे। तो ये भी था हमारे लिए पहला चैलेंज। फिर दूसरी चीज़ क्या थी कि इलेक्टोरल रोल्स तैयार करने। अच्छा, जैसे ही आप अभी 18+ हो जाओगे ना नेक्स्ट ईयर और सो, तो उस टाइम पीरियड में आपकी जो वोटर आईडी है वो बनेगी। वोटर आईडी बनवाने से पहले आपको अपने आप को इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर करवाना होता है। ये इलेक्टोरल रोल में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना सिटीजन के बारे में, यानी वो सिटीजन जो कि वोट करने के लिए एलिजिबल है, वो सिटीजन जो कि 18+ हैं और वोट करने के लिए एलिजिबल हैं, वो अपना नाम इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है। इसमें रजिस्टर करवाने के बाद ही आपकी जो वोटर आईडी वाला प्रोसेस है वो आगे बढ़ता है, ठीक। तो उस टाइम पीरियड में भी इलेक्टोरल रोल्स क्रिएट करने थे, बेसिकली लिस्ट ऑफ ऑल सिटीजन एलिजिबल टू वोट, ऐसे सिटीजन जो कि वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं, तो ये सारी चीज़ें भी करनी थी। तो इतना तो समझ में आ गया था कि 1950s के एंड में जाते जाते जो सोचा है कि इलेक्शंस हो जाएंगे वो पॉसिबल नहीं है। इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत डाइवर्स कंट्री है, और इतनी जल्दी इन सारी चीज़ों को करवाना इज़ नॉट वेरी ईजी टास्क, इतना ज़्यादा ईजी टास्क था नहीं। अब फर्स्ट ड्राफ्ट जो है इलेक्टोरल रोल का वो बनाया जाता है, उसको पब्लिश किया जाता है जिसमें सबके नाम वगैरह लिखे हुए थे। बट इसमें भी दिक्कत आती है। इसमें क्या लिखा हुआ था, लगभग 40 लाख वुमेन ऐसी थी जिनके नाम उनके नाम की तरह रजिस्टर कर ही नहीं रखे थे, यानी जिस भी इंसान का जैसे कोई पूरा नाम है तो उसको उसी तरीके से ना लिखकर औरतों के जो 40 लाख जो औरतें थी उनका नाम जो था वो किस तरीके से दर्ज हो रखा था, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, इस तरीके से वहाँ पे लिखा हुआ था। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन एंट्रीज को मानने से इनकार कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है, और ऑर्डर करता है कि भाई अगर पॉसिबल है तो फिर रिविजन कराओ इस लिस्ट की, एक बार दोबारा से इसको देखो कि कौन कौन से नाम जो है उनको सही करने की ज़रूरत है, उनको करेक्ट करवाओ सारी इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन लेकर, और अगर ज़रूरी है कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को डिलीट करना है तो उसको डिलीट भी करो, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट सच इनफॉर्मल एक्टिविटीज़। ओके, इनफॉर्मल बेसिकली जो हमारी जो भी रजिस्टर्ड हुए हैं नेम्स वगैरह एंट्रीज, ठीक है, इनको तो हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। और नो इलेक्शन ऑन दिस स्केल हैड एवर बीन कंडक्टेड इन द वर्ल्ड बिफोर, आज तक कभी भी इतने बड़े स्केल पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर्ल्ड में किसी भी देश में नहीं हुआ था जैसा इंडिया में होने जा रहा था। इसीलिए ये भी बहुत बड़ी हमारे लिए एक
एक अपॉर्चुनिटी थी और एक चैलेंज भी था। कितने एलिजिबल वोटर्स थे जो उस टाइम पीरियड में वोट डालने के लिए मतलब रेडी थे, या फिर ऐसे ऐसे जो वोटर्स जो कि वोट डालने के लिए एलिजिबल थे, वो थे 17 करोड़। ठीक है, ये 17 करोड़ लोग जो थे वो वोट डालने के लिए एलिजिबल थे। ठीक, इनको कितने एमएलए को, क्योंकि हो क्या रहा था कि जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बेसिकली जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं स्टेट की, उनके इलेक्शंस और लोकसभा के इलेक्शंस साइमल्टेनियसली साथ साथ में एक ही टाइम पीरियड में करवाए जा रहे थे। ठीक है, तो इनको 3200 एमएलएस को इलेक्ट करके लेके आना था और बेसिकली 489 मेंबर ऑफ लोकसभा को इलेक्ट करके लेके आना था। अब पता क्या चलता है कि ये जो 17 करोड़ वोटर्स हैं ना, हमारे एलिजिबल वोटर्स हैं जो वोट डालने जाने वाले हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 15% लोग ही पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं। बाकी की 85% जनता का क्या, वो 85% जनता जो थी वो इलिटरेट थी उस टाइम पीरियड में, वो पढ़ी लिखी नहीं थी। ठीक है, तो अब ये भी बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज जिस देश में बेसिकली लोग जो है वो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको आप कैसे पूरा ये स्ट्रक्चर समझाओगे कि इस तरीके से वोट डलता है, ये पार्टी होती है, ये उसका सिंबल होता है, ये इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, ये सारा कॉन्सेप्ट एक ऐसे इंसान के लिए समझना जो कि इलिटरेट है, उसके लिए काफ़ी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड में 15% पॉपुलेशन ही थी जिसको पढ़ना लिखना आता था, जो अपना नाम वाम लिखना जानते थे। ठीक है, बाकी 85% पॉपुलेशन वॉज इलिटरेट। तो इसीलिए इलेक्शन कमीशन को एक ऐसा तरीका यहाँ पे सोचना था, एक ऐसा स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग यहाँ पे सोचना था, जिससे कि सारे लोग, ज़्यादातर जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो हमारे वोट डालने के लिए ईजिली जा पाए। क्योंकि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा वोटिंग का, उतना ज़्यादा लोग डरेंगे वोट डालने से कि भाई डालने जाए या ना जाए, है ना। उनके मन में कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर होगा। तो इसीलिए लगभग 3 लाख जो ऑफिसर्स हैं और पोलिंग स्टाफ है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है प्रॉपरली कि आपको इस तरीके से, जितने भी वोटर्स उस दिन वोट कास्ट करने के लिए आएंगे, उनको इस तरीके से आपको हेल्प करनी है। इवन अगर आज के टाइम पीरियड में भी हम जब वोट डालने जाते हैं ना, तो वहाँ पे जितने भी मेंबर्स बैठे रहते हैं उस पर्टिकुलर रूम में, वो हमारी हेल्प करते रहते हैं, वो हमें बताते रहते हैं कि अब आपको ये नेक्स्ट स्टेप है, आपका ये नेक्स्ट स्टेप है, अब आपको ये करना है। और फिर जब आप जाते हो अपना ईवीएम में वोट डाल के, और फिर उसके बाद बाहर आ जाते हो रूम से। ठीक है, तो अब अभी भी इवन तो उस टाइम पीरियड में, अब तो काफ़ी ज़्यादा लिटरेसी रेट है, तो उस टाइम पीरियड में तो बहुत कम थी लिटरेसी रेट। उस टाइम पीरियड में भी इलेक्शन कमीशन ने ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक ऐसा सिस्टम सोचना था जो कि बहुत ईजी हो, ताकि कॉम्प्लेक्स ना हो और लोग डरे ना और सच में वोट डालने के लिए जाए वोटिंग डे वाले दिन। ठीक है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है वो करवाए जाते हैं, और ये जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे, ये सबसे बड़ा टेस्ट था हमारी डेमोक्रेसी का। कैसे, क्योंकि हमारी जो इंडिया थी उस टाइम पीरियड में, वो बहुत ज़्यादा गरीब भी थी, पुअर कंट्री भी थी और इलिटरेट कंट्री भी थी, है ना। सिर्फ 15% लोग ही पढ़े लिखे थे, बाकी के 85% लोगों को अपना नाम तक लिखना नहीं आता था। उस टाइम पीरियड तक ऐसा देखा गया था वर्ल्ड सिनेरियो में कि जो प्रॉस्पेरस कंट्री होती थी, जो ऑलरेडी वेल डेवलप्ड होती थी, जिनके पास पैसे की, रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं होती थी, वहाँ पे ही डेमोक्रेसी देखी जाती थी। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें, जैसे यूरोप की कुछ कंट्रीज हो गई, नॉर्थ अमेरिका की कुछ कंट्रीज हो गई, वहाँ पर ही अभी तक डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती थी। और बिसाइड्स मेनी यूरोपियन कंट्रीज, बहुत सारी ऐसी यूरोपियन कंट्रीज भी थी जिन्होंने राइट टू वोट विमेन को तो दिया ही नहीं था। सारी जो औरतें थी, ऑल विमेन जो थी, उनको यहाँ पे राइट टू वोट दिया ही नहीं था। जैसे फ्रांस का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो फ्रांस भी मतलब कब, कितनी पहले ही वहाँ पे जो रेवोल्यूशन है वो हो जाता है, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हो जाती है। बट विमेन को वोटिंग राइट कब मिलता है यहाँ पे, विमेन को वोटिंग राइट मिलता है जाके 1946 में। सोचो, इंडिया के 1 साल आज़ाद होने से पहले। तो क्या इंडिया में भी ऐसे ही होता है? जिस टाइम पीरियड में इंडिया आज़ाद, मतलब जिस टाइम पीरियड तक इंडिया आज़ाद होता है जाकर, उस टाइम पीरियड में हम औरतों को वोटिंग राइट नहीं देते, कुछ टाइम बाद वोटिंग राइट देते हैं उनको, ऐसा होता है क्या? नहीं, इंडिया में हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि इंडिया यहाँ पे ऑलरेडी रेडी था और डिसाइड कर चुका था कि हम यूनिवर्सल एलएल फ्रेंचाइजी के बेस पे इलेक्शन करवाएंगे, यूएएफ के बेसिस पे इलेक्शंस करवाएंगे। जिसका मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर एज के बाद, यानी जैसे आज के टाइम पीरियड में 18 जो एज है वो फिक्स कर रखी है, तो इस एज वाले लोग या इससे ज़्यादा एज वाले लोग एलिजिबल हैं वोट कास्ट करने के लिए, वो वोट डालने जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा बोल्ड और रिस्की टास्क था उस टाइम पीरियड में, क्योंकि इतना बड़ा एक तो इतनी वास्ट कंट्री, इतनी डाइवर्स कंट्री, वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से आप यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी के बेस पे इलेक्शन कराना चाहते हो। हाउ पीपल आर गोइंग टू बी अवेयर अबाउट देयर राइट्स? वो कैसे अवेयर होंगे, उनको कैसे पता होगा कि भाई आपके राइट्स क्या हैं, आपको किस तरीके से उनको यहाँ पे यूज़ करना है, एक्सरसाइज करना है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बोल्ड और रिस्की टास्क था उस टाइम पीरियड में।
इवन आपको पता है एक इंडियन एडिटर जो था उसने तो ये तक लिख दिया था कि ये तो बिगेस्ट गैम्बल साबित होने वाला है हिस्ट्री का। गैम्बल क्या होता है, जब जिसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, लूज़ करने का, हारने का, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसीलिए एक इंडियन एडिटर ने तो ये लिख दिया था कि ये जो भी होने जा रहा है ना, ये बिगेस्ट गैम्बल इन द हिस्ट्री है। जवाहरलाल नेहरू के लिए भी ऑर्गेनाइजर एक मैगजीन थी उस टाइम पीरियड में, उसने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू वुड लाइक टू कन्फेस द फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एल फ्रेंचाइजी इन इंडिया। उन्होंने बोला कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीते जी इस फेलियर को, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के फेलियर को, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के फेलियर को जीते जी वो देख लेंगे कि ये चीज़ जो थी, जो उन्होंने सोची थी कि कामयाब होगी, वो कामयाब हुई नहीं। ठीक है। और इवन दूसरे बहुत सारे, अब ये सारे लोग हैं कौन, ये जो उस टाइम पीरियड में इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इंडिया की बुराई कर रहे हैं, है ना, ये सारे वही लोग हैं। A future and more enlightened age will view the astonishment, the absurd farce of recording the votes of millions of illiterate people। ये ब्रिटिश मेंबर थे जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज से बिलोंग करते थे। इन्होंने बोला कि भाई ये जो बकवास आप कर रहे हो ना, ये जो एब्सर्ड बातें आप कर रहे हो, इरेलीवेंट चीज़ें जो आप बोल रहे हो कि हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे इतनी डाइवर्स कंट्री में जहाँ पे जनता जो है वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, इलिटरेट जनता है, उनसे आप गवर्नमेंट इलेक्ट करवाओगे, इवन वो तो खुद ही पढ़े लिखे नहीं है, तो वो कैसे अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी हमारी कंट्री के लीडर्स को और हमारी कंट्री को क्रिटिसाइज़ किया जाता है उस टाइम पीरियड में। इस तरीके से हमारा मजाक उड़ाया जाता है। और ये तो होता है, ये तो लाइफ का पार्ट है। मतलब जब भी आप कुछ अच्छा स्टेप लेने जा रहे होते हो या कुछ दूसरों से अलग करने जा रहे होते हो, तो सब क्या बोलते हैं, भाई ये तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ इंसान है, ये कैसी हरकतें कर रहा है, ये कैसी बातें बोल रहा है ना। तो ज़्यादातर लोग जो है, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो उस टाइम पीरियड में हमें सपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो हमें क्रिटिसाइज़ ही करते हैं। ऐसा ही इंडिया के साथ सिचुएशन थी। इसीलिए मैंने बताया सबसे पहले तो वो इलेक्टोरल रोल वाली चीज़ है ना, कि उसमें 40 लाख महिलाएं ऐसी हैं जिनका नाम तो दर्ज करवा दिया गया है, बट वो जो नाम दर्ज करवाया गया है वो डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ ऐसे करके लिखा हुआ है। और ऊपर से इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को ड्रॉ करना, इन सारी वजहों से हमें इलेक्शंस को 2 बार पोस्टपोन करना पड़ता है, 2 बार पोस्टपोन करना पड़ता है, डिले करना पड़ता है। और फाइनली इलेक्शंस होते कब हैं, जाके अक्टूबर 1951 से लेके फैब 1952 के बीच में ये इलेक्शंस जो है वो करवाए जाते हैं। और इवन ज़्यादातर जो हमारी कंट्रीज़ के पार्ट थे, वहाँ पर इलेक्शन जनवरी 1952 में करवाए जाते हैं। इसीलिए कभी भी पूछा जाए कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया में कब होते हैं, अगर ईयर गिवन है, तो हमें 1952 ही मार्क करना है, क्योंकि इसीलिए हम इसको 1952 के इलेक्शंस के नाम से जानते हैं। ठीक है। क्योंकि ज़्यादातर जो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज थी, वहाँ पे जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए गए थे वो जैन 1952 में ही कराए गए थे। It took 6 months for the campaigning, polling and counting। तो लगभग 6 महीने का समय इन सारी चीज़ों में लगता है, कैंपेनिंग करना, पोलिंग करना, काउंटिंग करना वोट्स को, इन सारी चीज़ों में लगभग 6 महीने का जो समय है वो लगता है। इलेक्शंस बहुत कंपेटिटिव थे, कंपटीशन अच्छा खासा था। लगभग एक सीट के लिए 4 कैंडिडेट्स फाइट कर रहे थे उस टाइम पीरियड में, कि एक सीट पे भाई किस तरीके से हमें यहाँ पे बैठना है और ये सीट चाहिए हमें किसी भी हालत में। मोर देन हाफ द एलिजिबल वोटर्स टर्न आउट टू वोट ऑन द डे ऑफ इलेक्शन। सबसे बड़ी बात कि 17 करोड़ वोटर्स में से आधी जनता उस टाइम पीरियड में वोट करने जाती है। और मैंने बताया उसमें सिर्फ 15% लोग ही पढ़े लिखे थे, बट 50% लोग जो है उस टाइम पीरियड में वोट करने के लिए जाते हैं इलेक्शंस में। और रिजल्ट्स बहुत फेयर थे, और हर किसी ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं इसके रिजल्ट्स बहुत फेयर थे। जैसे आज के टाइम पीरियड का, प्रेजेंट डे का भी अगर हम एग्जाम्पल लें, तो इस बार जो जनरल इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, वो चाहे जो लूजर्स थे वो, और चाहे जो 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 पार्टी जीती है वो, दोनों ने ही इन इलेक्शंस को फेयर कंसिडर किया। यही सबसे बड़ी जो जीत होती है ना डेमोक्रेसी की, वो यही होती है कि लूजर्स और विनर दोनों ही क्या करें, इलेक्शंस को फेयर माने। और यही होता है फर्स्ट जनरल इलेक्शन में, इलेक्शंस को फेयर कंसिडर किया जाता है, माना जाता है कि इलेक्शंस में कोई धांधली नहीं हुई थी, बहुत ही फेयर तरीके से इलेक्शंस कराए गए थे, और लूजर्स भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। दैट इज़ हाउ वी हैव प्रूव द क्रिटिक्स रॉन्ग। वही 3 लोग जो हमारी बुराई कर रहे थे ना ऊपर, उन्हीं 3 लोगों को हमने यहाँ पे गलत साबित कर दिया, उन क्रिटिक्स को हमने गलत साबित कर दिया और बता दिया कि कोई मतलब नहीं है इस बात से कि लिटरेसी है किसी कंट्री में, उस कंट्री के पास रिसोर्सेज कितने हैं, ये इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इलेक्शंस जो है वो ईजिली कराए जा सकते हैं। और हिंदुस्तान टाइम्स में, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ठीक है, जो भी डिस्टर्बेंस आपको क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से,
आगे देखते हैं। ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बेस पे इलेक्शन करवाए जाते हैं, इस पे द हिंदुस्तान टाइम्स जो एक वाइडली नोन न्यूज़पेपर है आज के टाइम पीरियड में भी, वो यहाँ पे हेडलाइन यहाँ पे प्रिंट करते हैं अपने न्यूज़पेपर में और लिखते हैं, देयर इज यूनिवर्सल एग्रीमेंट दैट द इंडियन पीपल हैव कंडक्टेड देमसेल्व्स एडमायरेबली इन द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट इन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, कि हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को परफॉर्म किया है, हमारी पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में हमने सबसे अच्छी तरीके से डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को करवाया है और ये बहुत ही सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक इलेक्शंस थे। इसी तरीके से जो लोग हमें गलत कह रहे थे हमने उनको गलत साबित कर दिया, ठीक है। तो इसीलिए ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप क्या करो, आप उसी टाइम पीरियड में इंस्टेंटली किसी को जवाब दो या फिर उसी टाइम पीरियड में उस इंसान को तुरंत बताने की कोशिश करो कि भाई आप मेरे को ऐसे कैसे बोल रहे हो। आपका रिजल्ट ऐसा होना चाहिए कि दूसरों का मुंह जो है वो खुद ही बंद हो जाए, ठीक है। तो आपको अपने वर्क पे फोकस करना है। It was no longer possible to argue that democratic elections could not be held in conditions of poverty or lack of education. तो इसीलिए अब इस बात पे आर्ग्यू करना तो बचा ही नहीं था बिल्कुल भी, कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं वो एक ऐसी कंट्री में नहीं कराए जा सकते हैं जहाँ पे पोवर्टी है, जहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन है। क्या इस बात पे हम अब बिल्कुल भी बहस कर सकते हैं कि जो कंट्री है, ऐसी कंट्री जो गरीब है, वहाँ पे हम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं करा सकते? ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा बोलना, है ना। और ये चीज़ जो थी वो रेलिवेंट भी नहीं थी। ये कुछ इमेजेस हैं जो आप देख सकते हैं, फर्स्ट जनरल इलेक्शन के दौरान की इमेजेस हैं। इसमें जैसे आज के टाइम पीरियड में इंक वगैरह लगाई जाती है, इवन यू कैन सी एट माई फिंगर, देखो अभी भी है थोड़ा बहुत निशान इसमें, है ना। और इस तरीके से ये जो इलेक्शंस थे वो करवाए जा रहे थे, जो बॉक्सेस हैं इनमें वोट्स काउंट किए जा रहे थे। देखते हैं कि आज के टाइम पीरियड में जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो बात करता है चेंजिंग मैथड्स ऑफ वोटिंग की। तो क्या जैसे आज के टाइम पीरियड में वोटिंग होती है, क्या पहले के टाइम पीरियड में भी वैसे ही वोटिंग होती थी? क्या फर्स्ट जनरल इलेक्शंस भी वैसे ही कराए गए थे? तो इसके बारे में हम इस वाले टॉपिक में भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे चेंजिंग मेथड्स ऑफ वोटिंग की बात करें अगर हम, तो देखा जाता था, ऐसा देखने को हमें मिलता था कि होता क्या था भाई, कि हर एक बॉक्स में, हर एक बॉक्स में कैंडिडेट का सिंबल, उसका नाम, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ, ये सारी चीज़ें हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो वहाँ पे उस बॉक्स पे लिखी होती थी। उस बॉक्स के अंदर भी ये चीज़ें मेंशन होती थी और उस बॉक्स के बाहर भी ये चीज़ें लिखी जाती थी। द पेपर सील विद न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैंडिडेट, नंबर के बेसिस पे उसमें डिस्क्रिप्शन लिखकर कैंडिडेट का, जिसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, इसको साइन करते थे और उसके बाद वो जो पेपर सील थी वो इस तरीके के बॉक्सेस में इंसर्ट कर दी जाती थी, ठीक है, जिससे कि वोट इजीली कास्ट हो जाता था और कुछ बहुत बड़ा भी हमें इसमें टिपिकल करना नहीं पड़ता था। टू फिक्स सिंबल एंड लेबल्स द बॉक्सेस हैड टू बी रब्ड विद सैंड पेपर। अब अगर आप किसी प्लेन सरफेस पे कभी भी कुछ पेस्ट करोगे ना, तो आप उसको ऐसे रिमूव करोगे तो वो ईजिली रिमूव हो जाएगा। बट वही सरफेस अगर रफ एरिया हो काफ़ी ज़्यादा, कई बार देखते हो ना दीवार वगैरह पे, जब हम रोड पे जा रहे होते हैं, वॉल्स पे पोस्टर्स लगे होते हैं, उन पोस्टर्स को कोई हटा तो देता है, बट जो उनके निशान हैं, जो उनके जो मार्क्स हैं, वो वहीं पे रह जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि इलेक्शन फ्रीली एकदम कंडक्ट हों, कुछ भी ऐसा ना हो जाए कि जो वोट हम जिस इंसान को डाल रहे हैं उस इंसान तक वो वोट ही ना पहुँचे। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए सबसे पहले इस बॉक्स को के बाहरी एरिया को सैंड पेपर जो होता है ना, रफ सा, उससे रफ किया जाता था, रब करके अच्छे तरीके से उस सरफेस को बिल्कुल रफ कर देते थे। उसके बाद अगर मान लो किसी के पास सैंड पेपर अवेलेबल नहीं है तो उनको ब्रिक्स का यूज़ करना पड़ता था। ये एक पंजाब की फैमिली है जिन्होंने इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, जिनके घर पे इस तरीके से बैलेट बॉक्सेस को तैयार किया जा रहा था। तो उसके बाद रब करने के बाद उस पर जो सिंबल और लेबल होता था उस कैंडिडेट का और सारी इन्फॉर्मेशन, उसको तब उस पर पेस्ट किया जाता था, ताकि किसी भी तरीके से कोई भी चांस ना रहे कि कहीं पे भी कुछ भी मिसकंडक्ट जो है इलेक्शंस में देखने को मिल रहा है। ये 3 प्रोसेस थे। यहाँ ये एंट्रेंस है, यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स आपको ये स्टाम्प लगा के दे रहे हैं, इस पर आपको जस्ट जाके आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इसमें इंसर्ट कर दे रहे हैं जाके इसको। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जो वोट है आपका इस तरीके से इंसर्ट आपने इसमें कर दिया। ये अलग अलग कैंडिडेट के सिंबल वगैरह और उनके नाम लिखे हुए हैं इस पे बॉक्सेस पे। चेंज आफ्टर सेकेंड जनरल इलेक्शन। अच्छा ठीक है, तो दो जो हमारे पहले जनरल इलेक्शंस रहते हैं उन तक तो यही सारी सेम चीज़ें चलती है, इसी तरीके से जो बैलेट बॉक्सेस में ही करवाए जाते हैं वोट्स कास्ट। बट 2 जनरल इलेक्शन के बाद चीज़ें बदलती हैं और बैलेट पेपर सामने आता है। ये बैलेट पेपर कुछ इस तरीके का दिखता था, जैसा आप उसमें देख सकते हो, ये इस तरीके का बैलेट पेपर हमारा दिखता था। और ये जो बैलेट पेपर था इसमें नेम और कैंडिडेट का सिंबल लिखा होता था, ठीक है।
वोटर का काम क्या होता था कि जस्ट आपको उसके ऊपर एक स्टैम्प लगा देनी है, ठीक है। उस वोटर का काम होता था कि जस्ट आप इसके ऊपर एक स्टैम्प पुट कर दो। और ये जो मेथड है लगभग 40 साल के लिए, नियरली 40 ईयर्स के लिए ये जो मेथड है वो वर्क करता है। और आपको उसके बाद उसको जो बॉक्स है उसमें पुट कर देना है। तो इस तरीके से जो वोट्स थे वो काउंट करे जाते थे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1990s तक आते आते धीरे धीरे ये जो मेथड है वो चेंज होने लग जाते हैं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ईवीएम मशीन को। ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे, इस तरीके की दिखती है ईवीएम मशीन। इसका यूज़ करना चालू कर दिया गया। अच्छा, वो कौन सा ईयर था जब हम पूरी तरीके से कम्प्लीटली शिफ्ट हो चुके थे ईवीएम पे? 2004 था वो ईयर, जिस टाइम पीरियड तक जो हमारी पूरी कंट्री थी वो एंटायरली ईवीएम पे शिफ्ट हो चुकी थी कि हम इसी तरीके से इलेक्शंस जो है वो अब कंडक्ट करवाएंगे। ये देखो, ये ईवीएम है, इसमें सबके सामने हर किसी का नाम लिखा हुआ है और उसके आगे उसके उस पार्टी के सिंबल हैं। फिर यहाँ पे ये कुछ बटन हैं और इधर यहाँ पे देख रहे हो आप एक ही मशीन रखी हुई है साइड में, इसमें साइन आ रहा है। तो आप जिस भी बटन पे क्लिक करोगे एकदम से बीप का एक साउंड आएगा और वहाँ पे उसी कैंडिडेट के नाम के आगे जो लाइट, ये जो रेड कलर की लाइट्स बनी हुई है, ये रेड लाइट जल जाएगी। और यहाँ पे ये जो वीवी पैट लिखा हुआ ना जिसपे, इसमें आपको उस पार्टी का जिसको भी आपने वोट कास्ट किया उसका सिंबल देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि आपका जो वोट है वो कास्ट हो चुका है। तो इस ईवीएम का यूज़ करके 1990s के बाद इलेक्शंस कंडक्ट कराए जाने लग गए, ठीक है। आई होप आपको ये अभी तक यहाँ पे हमने जितना भी पढ़ा वो समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं कांग्रेस डोमिनेंस इन द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस को, कि कांग्रेस की डोमिनेंस के बारे में देखते हैं कि कितनी यहाँ पे इनकी कांग्रेस की डोमिनेंस कैसे देखने को मिलती है। क्योंकि हमने ऐसा देखा कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं, सेकंड जनरल इलेक्शन होते हैं, थर्ड जनरल इलेक्शन होते हैं, तीनों में ही सिर्फ एक ही पार्टी जीती है, वो थी कांग्रेस। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे के रीजंस क्या थे, उन सारी चीज़ों को हम इस वाले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। तो कांग्रेस डोमिनेंस का जो नेचर है वो डिस्कस करते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस इस इलेक्शन को जीत जाती है। जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस इसको जीत जाती है। उसको 489 में से 489 सीट्स थी ना लोकसभा में, उसमें से 364 सीट्स कांग्रेस पार्टी को मिल जाती है। ये फर्स्ट लोकसभा के इलेक्शंस थे जिसमें कांग्रेस पार्टी को इतनी बड़ी विक्ट्री देखने को मिली थी। उसके बाद हम देखते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो सेकेंड नंबर पे आती है और इसको यहाँ पे सीट्स में कितनी मिलती है, 16 सीट्स जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी को मिलती हैं। द स्टेट इलेक्शंस वर हेल्ड विद द लोकसभा इलेक्शंस। मैंने बताया था कि स्टेट इलेक्शंस और लोकसभा के इलेक्शंस साथ साथ में साइमल्टेनियसली कराए गए थे, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शंस यहाँ पे इसके साथ में करवाए गए थे। कांग्रेस यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विक्ट्री जो है वो हासिल करती है और अच्छी तरीके से जीतती है। बस कुछ स्टेट ऐसे थे जहाँ पे कांग्रेस पार्टी जो है वो नहीं जीत पाती है। जैसे कुछ एक्सेप्शंस थे, त्रावणकोर वाला पार्ट, कोचिन वाला, ठीक है, ये जो आज के टाइम पीरियड में कोचिन का पार्ट है, ये वाला पार्ट जो था हमारा, यहाँ पे नहीं जीत पाती है कांग्रेस। और मद्रास और उड़ीसा के जो रीजन थे वहाँ पे कांग्रेस नहीं जीत पाती है। बाकी जितने भी स्टेट्स थे वो कांग्रेस डोमिनेटेड थे और वहाँ पे भी गवर्नमेंट कांग्रेस की ही चल रही थी। बट बाद में कांग्रेस ने इन 3 स्टेट्स में भी अपनी ही गवर्नमेंट को बना लिया, ठीक है। तो अब हमें फाइनली क्या देखने को मिलता है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में पूरी ही कंट्री के ऊपर कौन रूल कर रहा था, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी, ठीक। ये जो मैप है ये आपके बुक में भी गिवन है, जिसमें देखो बताया गया है कि जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन थे उसमें 489 सीट्स थी जिसमें से 364 कांग्रेस जीत जाती है। आईएनसी की बात करें तो 371 यहाँ पे जीत जाती है कांग्रेस। और उसके बाद अगर हम बात करें लोकसभा इलेक्शंस जो थर्ड वाले थे उसमें 361 सीट्स फिर से यहाँ पे जीत जाती है, ठीक है। तो विक्ट्री इसको तीनों जनरल इलेक्शन में देखने को हासिल होती है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार हमारे एग्जाम में आता है और बार बार हमसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि पार्टीज तो बहुत सारी थी इंडिया में, तो बार बार एक ही पार्टी कांग्रेस पार्टी ही क्यों इलेक्शंस को जीतती थी। मतलब बेसिकली रीजन क्या था कांग्रेस की डोमिनेंस का, क्यों कांग्रेस ही बार बार इलेक्शंस को जीत रही थी। कांग्रेस पार्टी एज इट वाज पॉपुलरली नोन, जैसे कि हम जानते हैं कांग्रेस पार्टी को, उसने इनहेरिट करी थी द लेजेसी ऑफ द नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट की लेजेसी थी उसके पास, क्योंकि स्टार्टिंग से ही नेशनल मूवमेंट में इसके प्रोमिनेंट लीडर्स यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। और वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी जो है ये मानी जाती है, 1885 में ये स्टैब्लिश होती है। एक ब्रिटिशर थे उस टाइम पीरियड में, एओ ह्यूम, उनकी लीडरशिप के अंदर इसको स्टैब्लिश किया जाता है। तो सबसे ओल्डेस्ट पार्टी थी ये, है ना। तो इसीलिए ये जो पार्टी थी उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा सपोर्ट गेन करती है। इट वॉज द ओनली पार्टी टू हैव एन ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री
By the time country was independent, the party had spread its wing to the local level. मतलब जो ये एकमात्र ऐसी पार्टी, एकमात्र ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो पूरी की पूरी कंट्री में स्प्रेड हो रखी थी, और इवन जो लोकल लेवल थे वहां तक भी इसने अपने विंग्स को, जैसे ही इंडिपेंडेंस मिलती है वहां तक भी ये धीरे धीरे लोकल लेवल तक भी पहुंच जाती है। तो डोमिनेंस अच्छा खासा था यहाँ पे कांग्रेस का। फाइनली अगर हम बात करें लीडर्स की, तो जवाहरलाल नेहरू जैसे इसमें कैरिस्मेटिक लीडर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा उस टाइम पीरियड में पॉपुलर हुआ करते थे, ये लीडर्स इस पार्टी के मेंबर थे। तो इनको भी इंडियन पॉलिटिक्स में स्टार्टिंग से ही पॉपुलैरिटी मिलती है, बहुत सपोर्ट मिलता है। ही लेड द कांग्रेस कैंपेन, इन्होंने कांग्रेस कैंपेन लेड करे, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह ये टूर करते हैं पूरी कंट्री में अपने जो पार्टी की बेसिकली कैंपेनिंग करते हुए, रैलीज वगैरह जैसे हम आज के टाइम पीरियड में देखते हैं न्यूज़ में, उस तरीके से यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह पूरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं। फिर फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक्स एडवांटेज की, सबसे पहले इसके पास ये एडवांटेज था कि जितने भी ब्लॉक्स थे, मतलब बेसिकली बाकी जितनी भी पार्टीज थी उन सब में सबसे पहले ये रन करी थी। मैंने बताया ना 1885 में ही कांग्रेस जो है वो सेटअप हो जाती है, जिस टाइम पीरियड तक बाकी पार्टी सेटअप नहीं हुई थी। इट वॉज ऑलरेडी अ वेल ऑर्गेनाइज पार्टी, बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज थी, जबकि एंड अदर पार्टीज को रीच अप टू देयर लेवल, बाकी पार्टीज उनके लेवल तक जब तक पहुंचती, कांग्रेस हैड ऑलरेडी बिगिन विद इट्स कैंपेनिंग। जब तक बाकी की पार्टीज, बाकी की जो पार्टीज पार्टिसिपेट करी थी इलेक्शन में, वो सोचती थी इस बारे में कि हमें अब इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना है, कैंपेनिंग करनी है, किन किन मेंबर्स को किस किस सीट पे हम स्टैंड करवाने वाले हैं। और उस टाइम पीरियड तक जो कांग्रेस होती थी वो इतनी फास्ट थी कि उस टाइम पीरियड तक वो अपने इलेक्शन कैंपेन्स को भी स्टार्ट करा देती थी। ठीक है, तो कांग्रेस उस टाइम पीरियड में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर पार्टी हुआ करती थी। द एक्सटेंट ऑफ द विक्ट्री ऑफ कांग्रेस वॉज आर्टिफिशियली बूस्टेड बाय अवर इलेक्टोरल सिस्टम। ये जो एक्सटेंट था किस चीज़ का, कांग्रेस पार्टी की विक्ट्री जो ये हमें देखने को मिलती है, ये आर्टिफिशियली बूस्ट करवाई जाती है इलेक्टोरल सिस्टम की वजह से। हमारे अपने क्लास 11th में एफपीटीपी सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो होता है, इसके बारे में आपने ज़रूर पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं आपको अच्छी तरीके से समझाती हूँ एग्जाम्पल लेके, कि मान लो ए कैंडिडेट है, बी कैंडिडेट है और सी है और डी है, ये चार लोग इलेक्शंस फाइट कर रहे हैं। ठीक है, ए कैंडिडेट जो है उसको 30 सीट्स मिलती हैं, 56 सीट्स बी कैंडिडेट को मिलती हैं, 54 सीट्स सी कैंडिडेट को मिलती हैं और 60 सीट्स जो है वो डी कैंडिडेट को मिलती हैं। तो ये तीनों की सीट्स बहुत क्लोज है, और अगर मैं बात करूँ तो सबसे क्लोज बी और डी की है। तो क्या इनके बीच में दोबारा से एक और बारी कॉम्पिटिशन कराया जाएगा? नहीं, बस ये देखा जाता है कि भले ही वो जो पार्टी है वो टोटल का 50% ना अचीव कर पा रही हो, यानी इन सबको अगर मैं जोड़ के इनका एवरेज निकालूं, 50% निकालूं कि अगर हम इतना भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है, बस जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिल गए वो पार्टी जीत गई। ठीक है, अब मान लो इलेक्शंस जीतने के बाद ये वाली पार्टी और ये वाली पार्टी मिलके कोलिशन कर लेते हैं, तो फिर सरकार ये दोनों बनाएंगे। ठीक है, तो फिर इनकी सरकार नहीं बनेगी। तो जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट्स वही जो है गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म करेगा। बार बार इलेक्शंस कराने का यहाँ पे कोई भी वो नहीं होता है ऐसा कि हम बार बार जो इलेक्शंस है वो करवाएंगे। वैसा हमें पीआर सिस्टम में देखने को मिलता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में, जिसके द्वारा प्रेसिडेंट के इलेक्शंस आज के टाइम पीरियड में इंडिया में करवाए जाते हैं। ठीक है, that is first past the post system. The party that gets more votes than others tends to get much more than its proportional share. मतलब जिस भी पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिलते थे, ज़्यादा वोट्स का शेयर मिलता था, वही पार्टी जीत रही होती थी इलेक्शंस को। सेकेंड और थर्ड जनरल इलेक्शन में जो कि 1957 और 1962 में होते हैं, कांग्रेस ने अपनी पोजीशन को वहाँ पे भी लोकसभा इलेक्शंस में बना के रखा। लगभग हर 4 सीट में से कांग्रेस जो थी वो हर 4 सीट में से हर 3 सीट्स को कांग्रेस ही जीत रही थी। ठीक है, 3/4 ऑफ द सीट्स को यहाँ पे कांग्रेस जीत रही थी। नन ऑफ द ऑपोजिशन पार्टी कुड इवन 1/10 नंबर ऑफ द सीट्स वन बाय कांग्रेस। कोई भी बाकी दूसरी जो पार्टी थी वो तो सोच ही नहीं पाती थी कि हम जितनी ज़्यादा मतलब ये जो वोट्स लेके आ रही है कांग्रेस, उतने वोट्स लेकर भी आ पाए। जैसे हमने देखा कि 364 सीट्स जो है फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को मिलती हैं, तो 364 का अगर मैं 10% निकालूँ तो 36 पॉइंट समथिंग हो गया। तो 36 सीट भी, यानी बेसिकली 30 सीट भी, 1/10 भी कोई दूसरी पार्टी नहीं लेके आ पा रही थी। क्योंकि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में भी हमें देखने को मिलता है कि जो दूसरी बेसिकली थी ना, जो दूसरी पार्टी थी जो कम्युनिस्ट पार्टी, वो कितने सीट्स लेकर आती है यहाँ पे, 16 सीट्स ही लेकर आ पाती है। यानी 10% सीट भी कांग्रेस के बराबर यहाँ पे कोई नहीं ला पा रहा था इन इलेक्शंस में।
अब देखते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की विक्ट्री कैसे होती है केरला में। केरला में कम्युनिस्ट पार्टी कैसे जीतती है। मार्च 1957 की बात है। स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस जो है वहाँ पे करवाए जाते हैं और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो 126 सीट्स में से 60 सीट्स जीत जाती है, यानी मेजर विक्ट्री है ना। सीट्स एंड हैड द सपोर्ट ऑफ 5 इंडिपेंडेंट्स, और बाकी जो 5 इंडिपेंडेंट्स थी उनका भी सपोर्ट इसके पास था अच्छा खासा। गवर्नर ने इनवाइट करा यहाँ पे ईएमएस नंबूद्रीपाद को कि आप आओ और यहाँ पे अपनी जो गवर्नमेंट है उसको फॉर्म करो। बेसिकली ये थे कौन, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर थे, ठीक है। तो इनको यहाँ पे मिनिस्ट्री फॉर्म करने के लिए गवर्नर इन्वाइट करते हैं। आपको कमेंट सेक्शन में ना कमेंट करके बताना है कि गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी स्टार्टेड अ लिबरेशन स्ट्रगल। कांग्रेस पार्टी ने लिबरेशन स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया यहाँ पे, ये बोलते हुए कि भाई जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो इफेक्टिव तरीके से काम नहीं कर पा रही है। और इसी के अंदर मतलब जस्ट 1959 में देखो 1957 में इलेक्शंस होते हैं और 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उसको केरला से डिसमिस कर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट, आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगाते हुए। आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, यानी राष्ट्रपति शासन की, कि अगर जिस भी स्टेट में आर्टिकल 356 लग जाता है इट मीन्स कि वहाँ की जो भी जितनी भी एक्टिविटीज़ चल रही है वो इनडायरेक्टली किसके कंट्रोल में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आर्टिकल 356 जहाँ पे भी लगाया जाता है जिस भी स्टेट में, वो पावर्स डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती हैं। नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस, अभी ये क्लास में हम इतना ही कवर करने वाले हैं, यहाँ तक ही, ठीक है। और इसके बाद का जितना भी पार्ट है वो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। ये पार्ट 1 था इस चैप्टर का। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको ये हैंड रिटन डिजिटलाइज नोट्स चाहिए जो कि मैंने आईपैड पे लिखकर बनाए हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगी जहाँ से आप इसका PDF डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप नेक्स्ट वीडियो के लिए भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं।